फंडामेंटल ड्यूटीज। तो फंडामेंटल ड्यूटीज जो है, अब आपने सुना होगा, सबसे पहले मैंने लिखा, अभी नहीं लिखना, जब मैं बताऊंगा तब लिखना। फंडामेंटल ड्यूटीज के साथ साथ में पहले मैंने स्टार्ट किया था आपका फंडामेंटल राइट्स, इसके साथ मैंने कौन सा स्टार्ट किया था आपका प्रियम्बल, क्योंकि हम स्पेशली बात कर रहे हैं किसकी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कंटेक्स्ट में बात कर रहे हैं आपका इंडियन पॉलिटी। तो मैं जो भी चीजें बता रहा हूं ये मेरी खुद की वर्डिंग नहीं है, ये किसकी वर्डिंग है, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी गई है। बिकॉज ऑल दीज थिंग्स आर रिटन इन फॉर्म, आई एम नॉट वर्बली स्पोकन, मैं जबानी बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि मेरे बोलने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि जितना भी जो डाटा है, जितना भी जो सारी चीजें हैं वो लिखित फॉर्म में है, रिटन फॉर्म में है, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें दी है। Because our constitution is the lengthiest constitution of the world, and there are the number of the features which we have borrowed from the different countries. So on that basis, in nutshell, we can say that means ये जितनी भी सारी चीजें हैं वो क्या है, इन रिटन इन फॉर्म में है। तो ये रिटन इन फॉर्म का मतलब क्या होता है कि इसकी एक ज्यादा वैलिडिटी। अब यहाँ पर जो हम बात करेंगे फंडामेंटल ड्यूटीज, जिस तरह से फंडामेंटल, जब हमारे जो फ्रेमर्स थे जो कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने वाले थे, तो उन्होंने तब क्या किया था कि फंडामेंटल राइट तो कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया था, लेकिन ये जो फंडामेंटल ड्यूटीज थी ये कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था, जैसे मैंने आपको प्रियम्बल में पढ़ाया था कि इसकी अडॉप्शन डेट क्या थी, व्हाट इज द अडॉप्शन डेट ऑफ दिस प्रियम्बल, व्हेन एवर कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जो है, जब इसने इसको पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया था, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट हुआ 1989। अब इनको नहीं देखना, नोटबुक को जो मैंने लिखा है उसको नहीं देखना, जो मैंने पढ़ाया था वो जबानी याद होनी चाहिए, 26 नवंबर 1949। तो मेरे कहने का मतलब है जब उस टाइम पर बना था ये, और फोर्स में कब आया था, 26 जनवरी 1950 के 2 महीने के बाद। उस टाइम पर ये फंडामेंटल ड्यूटी जो है कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं थी, याद रखने की बात। हम बताएंगे, अगर कोई भी पूछेगा आपको कि आइदर दिस फंडामेंटल ड्यूटी जो है इनकॉर्पोरेटेड थी एट द टाइम ऑफ द व्हेन कॉन्स्टिट्यूशन वाज प्रिपेयर्ड, उस टाइम पर नहीं थी। इस फंडामेंटल ड्यूटी की हमें जरूरत क्यों पड़ी, why this fundamental duty was incorporated in the Indian Constitution। अब मैं आपको बताता हूं कि इस फंडामेंटल ड्यूटी की जरूरत हमें क्यों पड़ी। सबसे पहले हम बताएंगे ये फंडामेंटल ड्यूटी का जो कंसेप्ट है ये हमने कहां से लिया है, यूएसएसआर से, जिसको की पूरा नाम क्या है, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, जिसे कभी आप पूछा भी जा सकता है, याद रखो, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, यानी कि यूएसएसआर जो है, जिसको आज की डेट में हम किसके नाम से जानते हैं, रशिया के नाम से। तो ये रशिया में कब बना, ये 1991 में, जब सोवियत यूनियन की क्या हुई, डिसइंटीग्रेशन हो गई, उस डिसइंटीग्रेशन के साथ साथ में आपका रशिया बना। यहाँ तक क्लियर हो गया सबको। मेरे कहने का जो मतलब मैंने आपको भी बताया कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जितनी भी चीजें हैं वो हमने डिफरेंट कंट्री से ली है। उसी तरह से मैंने बताया कि फंडामेंटल ड्यूटी हमने कहां से ली, इंडिया ने कहां से ली, आपकी इस यूएसएसआर से। और इसके बाद जितनी भी जो नोटेबली जो डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं, जैसे हम बात करते हैं कि यूएसए की बात करते हैं, कनाडा की बात करते हैं, हाँ, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं, तो वहां पर ऐसा फंडामेंटल ड्यूटीज का कोई भी कंसेप्ट नहीं था। तो उसी तरह से जो हम बात करेंगे, लेकिन जापान एक ऐसी कंट्री है जहां पर क्या है, आपकी फंडामेंटल ड्यूटीज, यानी कि अगर इंडिया ने इंस्पिरेशन किससे ली, बड़ी बार पूछा जाता है कि फंडामेंटल ड्यूटीज का कंसेप्ट उसने कहां से लिया, यूएसएसआर से। यहां तक पता चला। फिर हमने बताया कि मैंने जैसा आपको भी बताया कि फंडामेंटल ड्यूटी जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं थी, हमें इसकी जरूरत क्यों पड़ी। अब सुनो यहां पर कहानी क्या है। 1976 में जो कांग्रेस पार्टी थी, क्योंकि आपको पता है जब से हिंदुस्तान को आजादी मिली है उस टाइम से लेकर आज की डेट तक मतलब जो है कांग्रेस पार्टी का वजूद रहा है, ठीक है ना। उस टाइम पर एक ही वन पार्टी डोमिनेंस था, वो थी कांग्रेस पार्टी। उसमें फिर जनता गवर्नमेंट का भी आया जो है वो मतलब धीरे धीरे, लेकिन वो कुछ फेजेस में रही, लेकिन उसके बाद उसका ज्यादा, लेकिन सबसे ज्यादा जो हुकूमत की वो किसने की, कांग्रेस ने की। तो मेरे कहने का मतलब है कांग्रेस पार्टी ने 1976 में एक कमेटी को गठन किया। इन 1976 द कांग्रेस पार्टी सेट अप ए कमेटी, दैट कमेटी वाज नेम एज स्वर्ण सिंह कमेटी। इस कमेटी ने क्या किया, इसने कुछ रिकमेंडेशन दी, इसने 8 रिकमेंडेशन दे दी। किसके रिगार्डिंग, फंडामेंटल ड्यूटी के रिगार्डिंग। ये मुझे बताओ
1976 में कांग्रेस पार्टी को क्यों जरूरत पड़ी सरदार ये स्वर्ण सिंह कमेटी को गठन करने की, कॉन्स्टिट्यूट करने की? क्योंकि 1975 से लेकर 1977 का जो पीरियड था, 1975 से लेकर 1977, एट दैट टाइम इंटरनल इमरजेंसी इम्पोज हो गई थी। Internal emergency was imposed. So at that time it was felt during the operation of the internal emergency, which was started from during this period, that is 1975 to 1977. So after the that means in 1976 this Congress party set up a committee on the name of the Sardar Swarna Singh Committee. इसका नाम है सरदार Swarna Singh Committee, which recommended the 8 fundamental duties in the Indian Constitution. ये क्या था कि मतलब इंटरनल इमरजेंसी, जैसे आपने देखा होगा कि 1977 to 1975 से लेकर 1977 का जो पीरियड था, उस टाइम पर हमारी जो प्राइम मिनिस्टर थी श्रीमती इंदिरा गांधी थी। तो आपने देखा होगा बहुत ज्यादा वो रहा भिंडरावाला का, या उससे पहले भी आपने देखा बहुत ज्यादा चीजों का वो, लेकिन क्योंकि हम ज्यादा हिस्ट्री में नहीं जाएंगे, मेरे कहने का जो मतलब है आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए इस कंसेप्ट से रिलेटेड कि 1975 से लेकर 1977 का जो पीरियड था, यानी कि 1975 से लेकर 1977 का जो पीरियड था, उस टाइम पर इंटरनल इमरजेंसी थी। इस इंटरनल इमरजेंसी में मजबूरी क्या हो गई, जो कांग्रेस पार्टी थी उसने क्या कर दिया, 1976 में एक कमेटी को कॉन्स्टिट्यूट किया। क्या किया? एक कमेटी बनाई। इस कमेटी का क्या नाम था? इसका नाम था सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी। जब कमेटी कुछ बनती है वो अपनी तरफ से कुछ राय देती है। क्या करती है? राय देती है। राय मींस उसने कुछ अपनी रिकमेंडेशन दी। किसके रिगार्डिंग दी? इस फंडामेंटल ड्यूटीज के रिगार्डिंग, क्योंकि इससे पहले फंडामेंटल ड्यूटीज हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में एग्जिस्ट नहीं करता था। तो इसने क्या कर दिया कि 8 फंडामेंटल ड्यूटीज को रिकमेंड किया। यहां तक समझ आया? मतलब 8 बताया कि 8 फंडामेंटल ड्यूटीज को नीचे। तो क्या होता है कि जो कांग्रेस पार्टी तब सरकार में थी, ये कांग्रेस पार्टी की कुछ जो मेंबर थे उन्होंने मतलब अपनी सजेशन दी, अपनी रिकमेंडेशन दी। तो क्या होता है कि कांग्रेस पार्टी ने इन सारी रिकमेंडेशन को क्या कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया। और एक्सेप्ट करने के साथ साथ में वहां पर जो है, जैसे मैंने आपको प्रियम्बल में भी बताया था कि 42nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976, जिसका की दूसरा नाम क्या है? मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। मिनी एक्ट नहीं, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो ये मैं क्या बताना चाहता हूं कि 42nd इस जो यहां पर हुआ, तो यहां पर 42nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976 जो था, इसने अपने साथ ऐड किया, एडेड ए न्यू पार्ट एंड न्यू आर्टिकल। आर्टिकल था आपका आर्टिकल 51A और पार्ट था आपका पार्ट 4। ये 42nd अमेंडमेंट जो है, जैसे थोड़ा सा रिमाइंडर के तौर पर बताना चाहता हूं, जैसे जो नया कैंडिडेट है हमारे पास, इसका दूसरा नाम है, इसको बोलते हैं मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। क्यों बोलते हैं इसको? क्योंकि इस एक्ट में बहुत सारी चेंजेस हमें देखने को मिली। तो यहां तक समझ आया? इस 42nd अमेंडमेंट ने क्या किया, इसने अपने साथ एक नया पार्ट और नया आर्टिकल जोड़ा, आर्टिकल पार्ट 4 एंड आर्टिकल 51A, और इसने अपने साथ साथ 2 नए फंडामेंटल ड्यूटीज को भी ऐड कर दिया। 2 जी 10 तो हाँ, ये हो गए 8 और 2 कितने हो गए? 10। लेकिन प्रेजेंटली आज की डेट में हमारे पास कितने हैं? 11 हैं। अब सुनो ना कहानी, जब कहानी अभी चल रही है ना, अभी कहानी खत्म नहीं हुई। अब मैं यहाँ पर बता रहा हूँ कि जब यहाँ तक सारी चीजें हो गई, ये था 42nd अमेंडमेंट ने अपने साथ एक नया आर्टिकल और एक नया पार्ट जोड़ा, जिसका नाम था आर्टिकल 51A एंड पार्ट 4। सारे इंपॉर्टेंट है जो चीजें बता रहा हूँ ना, बहुत मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट। हाँ बाद में लिखेंगे। सुनो जरा, मैंने ऐसे बताया कि 2 पहले 8 और कितने 2 हो गए? 10। लेकिन क्या होता है कि 2002 में एक और अमेंडमेंट होती है। जैसे मैंने अभी मैडम पूछेगी कि अमेंडमेंट क्या है, अमेंडमेंट थोड़ा सा बता देता हूँ कि अमेंडमेंट का मतलब क्या होता है? चेंज, या उसको बोलते हैं हम मॉडिफाई, या उसको बोलते हैं सुधार करना। हाँ बिल्कुल, अमेंडमेंट। मैं बोल रहा हूँ यहाँ पर क्या होता है कि 2002 में एक अमेंडमेंट होती है जिसका नाम है 86
अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2002, बहुत इंपॉर्टेंट। जो क्या बोलता है, इसके अकॉर्डिंग ये बताया जाता है कि इट इज द प्राइम ड्यूटी ऑफ द पेरेंट्स और वार्ड्स टू लिटरेट देयर चिल्ड्रन, दो चिल्ड्रन हु फॉल इन द एज ग्रुप ऑफ, क्या बोलते हैं, 8 साल से लेकर 14 साल के बच्चे, तो वो जो भी हैं वो उस एज ग्रुप में जो फॉल करते हैं उनके लिए एक कंपल्सन बन जाती है कि अपने बच्चों को क्या करें, पढ़ाएं, लिटरेट करें। जिसमें हम बात करते हैं 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2002, ये होगा 6 साल से लेकर 14 साल के बच्चे, वो क्या करें बच्चों को लिटरेट दिया। चलो ये सारी लिखूंगा मैं भी। तो मेरे कहने का मतलब है, अब आपने देखा पहले 8 थी, फिर 2 हो गई 10 और एक और जुड़ गई 2002 में, उसका नाम था 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2002, जिसमें यह बताया जाता है कि इट इज द प्राइम ड्यूटी ऑफ देयर पेरेंट्स और वार्ड टू लिटरेट देयर चिल्ड्रन, दो चिल्ड्रन दोज हु फॉल इन द एज ग्रुप ऑफ 6 to 14 ईयर, 6 साल से लेकर 14। हां जी, प्राइमरी एजुकेशन, ठीक है, ये सारी चीजें मैं लिखूंगा। तो मेरे कहने का मतलब है, यहां तक आप सब लोगों को पता चला, ये जितनी भी चीजें हैं सारी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये भी हो गया, ये भी हो गया, और बड़ी बड़ी क्वेश्चन इस पर ये पूछा जा सकता है। उसके अलावा जो अब 11 की 11 फंडामेंटल ड्यूटीज हैं वो थोड़ा सा हम लिखेंगे। उसके साथ में आपको बताना चाहूंगा कि इस फंडामेंटल ड्यूटीज में एक कमेटी आई थी, वर्मा कमेटी की जो ऑब्जर्वेशन थी, जिसमें आपने देखा होगा जब भी हम बात करते हैं कि फंडामेंटल ड्यूटीज क्या होती है, जिस तरह से फंडामेंटल राइट्स होते हैं उसी तरह से इसके साथ साथ में जो हमारे राइट्स के साथ हमारी कुछ ड्यूटी भी है, हमारे कुछ अधिकार भी हैं, है ना, हमारा कुछ फर्ज भी है। जैसे आपने देखा वो बड़ी बात, जैसे इंडिया और पाकिस्तान का मैच हो जाता है, लोग आपस में धर्म के नाम पर लड़ पड़ते हैं, कोई हिंदुस्तान का झंडा जलाने की कोशिश करता है या नेशनल फ्लैग को उसको मतलब क्या करने की, उसको टॉर्चर करने की, उसको टॉर्न करने की कोशिश करता है। तो आपने देखा होगा पहली बार जब मतलब बहुत ज्यादा, ये अभी तो चलो कोविड चल रहा है, कोविड से पहले जो लोग सिनेमा थिएटर्स में जाते थे, है ना, वहां पर जब भी कोई पहले नेशनल एंथम होता था तो वो एक कंपलसरी ऑर्डर कर दिया था कि भाई आप लोगों ने उस टाइम पर जब भी नेशनल एंथम होगा तो आप लोगों ने खड़े हो जाना। तो ये कुछ मॉरल ड्यूटीज भी हैं और साथ में हमारी कुछ सिविक ड्यूटीज भी हैं, जिसकी वजह से ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ लिखा गया है और हमारी कुछ मॉरलिटी जो आपको खुद ही बताया जाता है कि आपके अंदर जो वो आपकी क्या बोलते हैं इनर कॉन्शियसनेस है, वो आपको बताती है कि नहीं नेशनल फ्लैग का अगर है तो सब उसको सल्यूट करेंगे। अगर कोई नेशनल एंथम चल रहा है तो सारे लोग, अगर कोई बैठा भी होगा तो आप लोग तब उस टाइम पर स्टैंडिंग पोजीशन होते हैं। वो क्या है, वो उसकी एक रेस्पेक्ट है ना। वो सारी चीजें जो हम पढ़ेंगे वन बाय वन करके, पहले यहाँ तक सबको समझ आया तो कंटिन्यू करो। स्कूल में तो काम किया जो मैंने कितनी बताई 11 फंडामेंटल। इसमें मैंने बताया कि इसमें जो एक नया पार्ट जुड़ा, कितना पार्ट 4A है कि पार्ट 4A, और एक आपका नया आर्टिकल कौन सा जुड़ा है, आर्टिकल 51A। बड़ी बात क्वेश्चन है। अब इसमें हमने बताना है कि 11 फंडामेंटल ड्यूटीज, बड़ी बार उसमें से आपको एक फंडामेंटल ड्यूटीज पूछी जा सकती है। जो पहला है ये बता रहा है कि ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया, मतलब हर एक जो सिटीजन जो इंडिया का है वो कॉन्स्टिट्यूशन को मानकर क्या करेगा, उसकी कुछ ड्यूटीज बनती हैं। जैसे वो रेस्पेक्ट, जिसमें आपको भी एग्जांपल दी, वो रेस्पेक्ट करेगा आपके किसके, नेशनल फ्लैग और नेशनल एंथम की। कैसे बता रहा है, कुछ भी बता रहा है आइडियल पीपल की, जैसे महात्मा गांधी। जी जी मैं बताऊंगा। जैसे बता रहा है कि इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया
कि हमने क्या करना है कि कॉन्स्टिट्यूशन को मानकर हम क्या करेंगे, रेस्पेक्ट करेंगे कुछ अपने आइडियल्स को और कुछ अपने इंस्टीट्यूशन को, जिसमें हम रेस्पेक्ट करते हैं किसने, नेशनल फ्लैग की और आपके नेशनल एंथम की। जैसे कुछ हमारे आइडियल्स हैं, जैसे इन्होंने अभी बताया एग्जांपल के तौर पर हमारे महात्मा गांधी हैं, या इससे पहले भी जो हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स हैं, उन लोगों को भी ध्यान में रखकर हमारी क्या बनता है कि हम लोगों की कुछ मॉरल ड्यूटीज भी बनती है और कुछ हमारी सिविक ड्यूटीज भी बनती है। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर नेशनल फ्लैग, तो क्या आप लोगों के मन में पहले से वो फीलिंग आ जाती है हमने इसको क्या करना है, इसको रेस्पेक्ट देनी है। बड़ी बार देखा जाता है कि अगर कहीं नेशनल फ्लैग को कहीं यूज जो है अपने पर्सनल पर्पस के लिए कोई गाड़ी के ऊपर लगा देता है, कोई गाड़ी को कवर करने के लिए लगा देता है, तो दैट मींस उसका क्या माना जाता है, उसका अपमान माना जाता है। हमने उसको क्या करना है, उसको ऑनर देना, उसकी एक रेस्पेक्ट करनी है। उसी तरह से आपका नेशनल एंथम, जहां पर भी जनगण मन चल रहा होगा अपने स्कूल्स में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में, जहां पर भी चल रहा होगा, तो वहां पर आप लोग सारे जो है उस टाइम पर असेंबल होकर उसको खड़े हो जाते हैं। दैट मींस हम क्या कर रहे हैं, उसको रिगार्ड कर रहे हैं, उसकी हम क्या कर रहे हैं, उसकी रेस्पेक्ट कर रहे हैं। समझ रहे हैं ना? तो मेरे कहने का जो मतलब है, तो यहां पर हमने लिखा, थोड़ा सा आप ध्यान देंगे, थोड़ा सा जिस बात में लिखा मैं ये बता रहा हूं कि जो पहला पॉइंट आया कि हमने बताया कि हमारी ये ड्यूटी बनती है, हर एक सिटीजन जो इंडिया का है उसने रेस्पेक्ट कर रहे हैं उन आइडियल्स और इंस्टीट्यूशंस को। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर हम बता रहे हैं कि आपका जैसे नेशनल फ्लैग और आपका नेशनल एंथम, जिसके बारे में मैंने आपको एग्जांपल दी थी, देयर आर द सेवरल एग्जांपल रिलेटेड टू द नेशनल फ्लैग एज वेल एज द नेशनल एंथम। तो जहां पर भी इस टाइप की कोई भी सेलिब्रेशन हो रही होगी तो वहां पर हम इन चीजों को क्या करना है, उनको रिगार्ड देना है। दूसरा पॉइंट होता है कि आपने टू चेरिश एंड फॉलो करना है उन नोबल आइडियल्स को और इंस्पायर होना है जिस तरह से जो हमारे जो फ्रीडम फाइटर थे, जिन्होंने एक बहुत बड़ा स्ट्रगल किया किसके लिए, फ्रीडम के लिए। जैसे कि हम बात करते हैं उन मोमेंट्स को, चेरिश मींस उनको याद करना, यादगार पलों को हमने याद करना है और उनसे हमने कुछ इंस्पिरेशन हासिल करनी है। दैट मींस यू हैव टू गेट सच काइंड ऑफ द इंस्पिरेशन फ्रॉम दीज फ्रीडम फाइटर्स, जिन्होंने क्या किया, अपने एक सुप्रीम सैक्रिफाइस देकर इस हिंदुस्तान को क्या किया, आजाद करवाया। तो ये भी हमारी एक ड्यूटी बनती है कि हमने उन लोगों को, जैसे देखा होगा आपने बड़ी जगह, जैसे जैसे पहले यहाँ पर सिटी चौक का कुछ नाम उन्होंने चेंज कर दिया, कौन सा, इंदिरा चौक, इंदिरा चौक नहीं, इंदिरा चौक अब अलग। नया तो कहने का मतलब है कि मतलब जितने भी हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स थे उनके नाम पर, जैसे आपने देखा होगा कि रिसेंटली एक नया गवर्नमेंट कार्ड रहा है, जितने भी जो कॉलेजेस हैं, कॉलेजेस को देखा जिनने अपना सुप्रीम सैक्रिफाइस दिया लड़ाई में, वार में, तो उनके नाम पर भी कॉलेजेस के नाम आ गए। तो इसमें एक गवर्नमेंट ऑर्डर सर्कुलेट हुआ है जिसमें हमने क्या बता रहे हैं, तो कहने का जो मतलब है बहुत सारे कॉलेजेस में जो जम्मू कश्मीर के जितने भी उस टेरिटरी में जितने भी कॉलेजेस आ रहे हैं, उन कॉलेजेस में भी उन्होंने क्या किया, गवर्नमेंट एक सर्कुलर इशू कर दिया कि जो कॉलेजेस रहेंगे उनका जो गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज जो उस फलाने एरिया में बिलोंग करते थे उसका नाम चेंज करके उन फ्रीडम फाइटर्स के नाम पर दे दिया, या जिन्होंने देखिए कौन सा, हाँ, मतलब ये कहने का मतलब है कि मेरे कहने का जो मतलब है, मैं आपको सिर्फ ये समझाना चाहता हूँ कि जिन्होंने भी जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स रहे हैं, जिन्होंने अपना सुप्रीम सैक्रिफाइस देकर इस हिंदुस्तान को आजाद किया है, तो हमने सारी वो चीजें जो है उस आपकी फंडामेंटल ड्यूटी में। तीसरा पॉइंट होता है कि आपने प्रोटेक्ट और अफोर्ड करना है किसको, सॉवरेनिटी को, यूनिटी को और इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया को। ये तीनों चीजें जो आपके प्रेमबल में भी हमने डिस्कस की थी, जिसमें हमने बात की थी फ्रेटर्निटी की, जैसे वो बता रहा है कि एश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल, और हमने क्या करना है, प्रोटेक्ट करना अपनी सॉवरेनिटी को। जैसे कि टर्म जो सॉवरेनिटी है उसका मतलब क्या होता है, जैसे मैंने आपको पहले भी डिस्कस किया था, सॉवरेनिटी का मतलब क्या था, सुप्रीम, यानी कि इंडिया के कंटेक्स्ट में जब भी कहीं पर बात आ जाती है तो इंडिया क्या है, इंडिया इज ए सॉवरेन कंट्री। सॉवरेन क्या एक पॉलिटिकल टर्मिनोलॉजी वर्ड है जिसमें ये बताया गया है कि इंडिया इज नाइदर डिपेंडेंट नॉट डोमिनियन ऑफ एनी कंट्री, बिकॉज इंडिया हैज द सच काइंड ऑफ द अथॉरिटी टू रिजॉल्व ऑल काइंड्स ऑफ द डिस्प्यूट्स, आइदर इंटरनली हो या एक्सटर्नली हो, चाहे उसको बाहर का हो या अंदरूनी हो, तो इंडिया के पास एक एब्सोल्यूट पावर है कि वो अपने हिसाब से उन डिस्प्यूट को क्या कर सकता है, सॉल्व कर सकता है। यानी कि सॉवरेन कंट्री, वो ना ही किसी पर डिपेंडेंट ना ही किसी को डोमिनेट करता है। इंडिया के डेमोक्रेटिक कंट्री है ना, अपने हिसाब से जो चला रहा है कि एक पावरफुल कंट्री है, सॉवरेन है, सुप्रीम है। तो उसी तरह से आपकी यूनिटी और इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया को हम यहाँ पर भी जो बात करते हैं कि आपने उस यूनिटी को मेंटेन करना है, आपने उस ब्रदरहुड को मेंटेन करना है, तो जिसकी बात हम बात करते हैं कि इंटीग्रिटी की, मतलब ये सारी जो चीजें हैं, यानी कि थर्ड वन पॉइंट दैट इज आल्सो इंक्लूडेड इन दिस फंडामेंटल ड्यूटी। एंड फोर्थ पॉइंट, टू डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर नेशनल सर्विस एंड कॉल्ड अपॉन टू डू सो। आपने क्या करना, अपनी कंट्री को बचाने के लिए, आपने देखा होगा जब भी जैसे हमारे अभी गलवान दिल्ली में जहाँ पर हुआ चाइना के साथ, उसमें हमारे कुछ जो आर्मी के जवान थे वहां पर उन्होंने अपना सेक्रीफाइस दिया, हुई ना आपने उनकी, वो क्या था, हमारे वो अंदर आ रहे थे, हमारी टेरिटरी में इंक्लूड हो रहे थे,
तो कहने का मतलब उन लोगों को क्या जरूरत पड़ी, तो उन्होंने क्या किया, अपनी कंट्री को बचाने के लिए वो लोग हमेशा सुप्रीम सेक्रीफाइस के लिए तैयार रहते हैं। और दूसरा क्या कहता है कि एंड रेंडर नेशनल सर्विस व्हेन कॉल्ड अपॉन टू सो, जब भी आपको नेशनल सर्विस के लिए बुलाया जाए तब भी आप लोग तैयार रहेंगे। जैसे कि आपने देखा 1999 में जब करगिल वार हुआ, उस टाइम पर भी लोगों को वॉलंटरी तरीके से लोग जो है मतलब भर्ती में, मतलब आर्मी में वो जाने के लिए तैयार थे। कहने का मतलब जब देश के ऊपर बनकर आती है, देश के ऊपर कोई खतरा मंडराता है, तो उस टाइम पर जितने भी जो हमारे जो वॉलंटियर्स हैं, मतलब जो भी हमारे जो लोग हैं, यहाँ के सिटीजन हैं, यहाँ के रेजिडेंट्स हैं, तो वो लोग जो क्या करते हैं अपनी कंट्री को बचाने के लिए वो भी सुप्रीम सेक्रेटरी के लिए तैयार रहते हैं। तो कहने का मतलब है कि ये सारी है फंडामेंटल ड्यूटीज बताई गई है। मैं लिख रहा हूं, सुनिए जरा पहले। टू प्रमोट हार्मोनी, आपने क्या करना है, हार्मोनी को मेंटेन करना है, हार्मोनी को प्रमोट करना है। हार्मोनी क्या होती है, शांति, है ना। शांति को हम भी जब भी हम बात करते हैं, हम पीस की बात करते हैं, हम हार्मोनी की बात करते हैं। ये नहीं हम चाहते कि कोई दंगा फसाद हो, ठीक है ना। तो ये भी क्या बता रहा है कि आपने हार्मोनी को प्रमोट करना है। एंड द स्पिरिट ऑफ, वो स्पिरिट जो आपके अंदर है, उसमें जो हम कॉमन भाईचारा की बात करते हैं, कॉमन ब्रदरहुड की बात करते हैं, अमंगस्ट ऑल द पीपल ऑफ इंडिया। क्योंकि इंडिया एक बहुत बड़ा वास्ट एरिया है, जिसकी पॉपुलेशन, उसकी ज्योग्राफी, उसकी टेरिटरी बहुत फैला हुआ है, जिसमें डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स के लोग रहते हैं, डिफरेंट डिफरेंट रीजन के लोग रहते हैं, डिफरेंट लैंग्वेजेस के लोग रहते हैं। कोई आसाम का है, कोई बंगाल का है, कोई कर्नाटक का है, कोई जम्मू कश्मीर का है, कोई गुजरात का है। तो कहने का मतलब है चाहे वो किसी भी धर्म से, किसी भी रिलीजन से, किसी भी लैंग्वेज से, किसी भी रीजन से, या किसी भी सेक्शुअल डाइवर्सिटी से बिलोंग करता है। और दूसरी बड़ी बात है कि जितनी भी जो कुछ प्रैक्टिसेस हैं जो डेरोगेटरी हैं, जो कि वुमेन की डिग्निटी को हार्म करती हैं, उन सारी उन प्रैक्टिसेस को क्या करना है, उनको खत्म करना है। तो मेरे कहने का जो मतलब है कि आपस में जैसे जो एक ही जो बहुत बड़ा हमारा नारा है, जिसमें हम बात करते हैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आपस में भाई भाई, क्योंकि इंडिया क्या एक सेकुलर कंट्री है, जिसमें हमेशा वो ब्रदरहुड की बात करता है, जिसमें वो बोलता है कि हम लोग किसी भी धर्म से, किसी भी मजहब से बिलोंग करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हमने इस धर्म को क्या करना है, उस भाईचारे को मेंटेन रखना है। ऐसा नहीं है कि कोई हिंदू आएगा तो मुस्लिम के साथ बात नहीं करेगा, कोई सिख होगा या कोई ईसाई होगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो मेरे कहने का जो मतलब है, इसमें यही बताया गया कि हमने अपनी हार्मोनी को और ब्रदरहुड को मेंटेन करके, चाहे वो किसी भी रिलीजन से, किसी भी लैंग्वेज से, किसी भी रीजन से, या किसी भी सेक्शन से ताल्लुक रखता हो, और उसके अलावा जितने भी कुछ डेरोगेटरी रिमार्क्स हैं टू द डिग्निटी ऑफ वुमेन, उन सारी प्रैक्टिसेस को क्या करना है, करना है। क्योंकि आज की डेट में हम बात करते हैं, जैसे वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, वुमेन के खिलाफ जो भी पुरानी वाली जो कुछ इविल प्रैक्टिसेस थी, जिसमें हम बात करते हैं सती प्रथा की बात करते हैं। पहले लोगों को मतलब क्या होता था कि सती वाला जो सिस्टम आपको पता ही होगा, तो सारी जो प्रैक्टिसेस थी, मतलब जिस तरह राजा राम मोहन राय ने क्या किया क्या नहीं किया, तो उन्हें सारी कुछ जो इविल प्रैक्टिसेस थी उनको क्या किया, खत्म किया। तो मेरे कहने का मतलब है ये सारी जो पॉइंट्स हैं, तो इसके साथ साथ में आपका ये
ये बता इसके साथ भी हमारी ये ड्यूटी बनती है, हमने क्या करना है, प्रोटेक्ट करना है और इम्प्रूव करना है जितने भी जो हमारे नेचुरल एनवायरनमेंट है, नेचुरल एनवायरनमेंट को भी हमने क्या करना है, उसको बचाना है, उसकी इम्प्रूवमेंट करनी है, जिसमें कि क्या क्या चीजें आती हैं, आपके फॉरेस्ट आते हैं, आपके लेक्स आते हैं, रिवर्स आते हैं, एंड टू हैव कंपैशन फॉर द लिविंग क्रिएचर्स, मतलब जितने भी जो जीव जंतु आते हैं, जितने भी जो लिविंग क्रिएचर्स आते हैं, हमने उन सभी चीजों को क्या करना है, प्रोटेक्ट करना है, उनको बचाना है। जैसे आपने देखा होगा काला हिरण, ब्लैक बक, है ना, जिस पर सलमान खान को अभी तक भी केस चल रहा है। तो कहने का मतलब है जो रूल्स हैं, क्योंकि इसमें जो आगे चीज मैं बताऊंगा उसमें क्या था कि कुछ वर्मा कमेटी कुछ रिकमेंडेशन थी, उसकी कुछ ऑब्जर्वेशन थी जो ये बता रही है कि 1991 में जो आई थी रिगार्डिंग द फंडामेंटल ड्यूटीज, उसमें उसने कुछ एक्ट बनाए। उस एक्ट में ये बताया गया, आपने देखा होगा बहुत सारे, जैसे आपको फॉरेस्ट एक्ट आता है, फॉरेस्ट एक्ट ऑफ 1971, जिसमें हम बता रहे हैं कि जितने भी फॉरेस्ट में चाहे आपका क्या था, लेपर्ड आता है या आपके ब्लैक बग आते हैं या कुछ भी जो भी चीजें आती हैं, जो भी लिविंग क्रिएचर्स हैं, क्या पहले लोग शिकार करते थे, तो आज के डेट में क्या ये पॉसिबल है? नहीं है ना। जितने भी आपने देखा होगा जैसे हम पेड़ों की कटाई करते हैं, तो क्या ये भी एक जुर्म माना जाता है। आपने क्या करना है, अपने उस एनवायरनमेंट को, उस नेचुरल एनवायरनमेंट को क्या करना है, उसको इंप्रूव करना है, उसको प्रोटेक्ट भी करना है। जैसे हम बात करते हैं एफॉरेस्टेशन की बात करते हैं, है ना, वन महोत्सव मनाया जाता है, मतलब बहुत सारी ऐसी मूवमेंट्स चली है जिसकी वजह से जितने भी हमारे जो फॉरेस्ट हैं उनको भी बचाना है, रिवर्स को बचाना है, लेक्स को बचाना है, जो भी हमारे लिविंग क्रिएचर्स हैं उन सबको हमें क्या करना है, प्रोटेक्ट करना है। ये भी हमारी एक फंडामेंटल ड्यूटी है। उसके बाद मैं बता रहा हूँ टू डेवलप साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमनिज्म एंड द स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म, मतलब आपने क्या करना है, इस टाइप का साइंटिफिक टेम्पर को क्या करना है, डेवलप करना है, जिसकी वजह से हम क्या होगा, ह्यूमनिज्म को यानी कि इंसानियत को, और मतलब जितनी भी जो रिफॉर्मेशन आई, मतलब इंसान के अंदर ऐसा कुछ होना चाहिए जो हम क्या कहते हैं, जैसे हम बोलते हैं ह्यूमनिज्म इसमें है ही नहीं, इंसानियत इसमें है ही नहीं, यानी कि हमें ह्यूमनिज्म को भी क्या करना है, प्रोटेक्ट करना है, या साइंटिफिक टेम्पर को क्या करना है, डेवलप करना है, जिसकी वजह से हम बहुत सारी रिफॉर्मेशन कर सकते हैं, बहुत सारी चेंजेस ला सकते हैं। तो दूसरा हम बता रहे हैं टू सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी, जितनी भी गवर्नमेंट की प्रॉपर्टीज होती हैं, और हमने क्या करना है, वायलेंस को क्या करना है, उसको शन करना है, वायलेंस हमने नहीं होना चाहिए। आपने देखा होगा जब भी कोई प्रोटेस्ट होता है, एक होता है पीसफुल प्रोटेस्ट, दूसरा होता है because there are the number of the methods against the government when the government take a final call या take a decision regarding the, हम बोल सकते हैं against the community, against the welfare of the masses। जैसे आपने देखा होगा रिसेंटली अभी एग्जांपल के तौर पर जैसे हमने बड़ी बार डिस्कस भी किया, जैसे फॉर्म लाता है ना, उस पर देखो कितना प्रोटेस्ट हुआ, जिसमें कुछ लोग मारे भी गए, है ना, उन लोगों की सैक्रिफाइसेस चली गई, उन लोगों ने अपना सुप्रीम सैक्रिफाइस देकर रिएक्ट किया कि हमारे जो ये फॉर्मूलाज आपने लाए हैं, गवर्नमेंट ने लाए हैं, वो हमारे हक में नहीं। तो मेरे कहने का मतलब है उस प्रोटेस्ट में क्या होता है, कभी कभार इतना मतलब ज्यादा बवाल हो जाता है, इतना ज्यादा वायलेंस हो जाता है कि लोग क्या करते हैं कि पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाते हैं। पब्लिक प्रॉपर्टी में जितनी भी गवर्नमेंट की जो प्रॉपर्टी होती है, कभी कभार हम क्या करते हैं, कभी बिल्डिंग्स को, गाड़ियों को, जैसे कश्मीर में भी देखा होगा आपने, क्या करते हैं जो पब्लिक प्रॉपर्टी है या बाकी चीजों को, उनको क्या करते हैं, नुकसान करते हैं। तो कहने का मतलब है वायलेंस कोई एक अल्टीमेट कोई सोल्यूशन नहीं है। अगर सोल्यूशन है वो क्या है, एक नेगोशिएशन है, वो क्या है, एक बातचीत। बातचीत से हम क्या कर सकते हैं कि वायलेंस को, अगर गांधी जी की जो पॉलिसी है वो हमेशा किसकी बात करते थे, नॉन वायलेंस की बात करते थे। गांधी जी का जो था वो बात करते थे किसकी, कि नॉन वायलेंस नहीं होना चाहिए, ये स्ट्राइक, हड़ताल, ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए। अगर हम नॉन वायलेंस के उस प्रैक्टिस को फॉलो करेंगे, जिसकी वजह से हम किसी भी मतलब मुकाम को, किसी भी चीज को हम क्या कर रहे हैं, इजीली तरीके से अचीव कर सकते हैं। तो ये भी जिस तरह से गवर्नमेंट ने अब खुद एक रिवर्स पे एक डिसीजन ले लिया, उसने उन्हें बताया कि ये फार्मूला जो है वो किसानों के लिए अच्छे नहीं थे, क्योंकि किसानों ने जब नहीं माना तो उन्होंने बोला कि ये किसानों के लिए अच्छे नहीं थे, हम इन चीजों को रोल ले लेते हैं, वापस ले लेते हैं। तो कहने का जो मतलब है ये आगे पब्लिक प्रॉपर्टी को हमने नुकसान नहीं करा है, और वायलेंस की तरफ तो हमारा बिल्कुल नोट है। नेक्स्ट पॉइंट था हमारा टू स्ट्राइव टुवर्ड एक्सीलेंस इन ऑल स्फीयर्स ऑफ इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव एक्टिविटी सो दैट द नेशन कॉन्स्टेंटली राइजेस टू हायर लेवल ऑफ एंड्योरेंस एंड अचीवमेंट। हम लोगों का एक कलेक्टिव एफर्ट्स रहना चाहिए, हम लोगों की एक मतलब पूरे तरीके से मतलब हम कलेक्टिव तरीके से कितने एफर्ट्स लगाएं, अपनी कोशिश करें, जिसकी वजह से हमारा नेशन जो है कॉन्स्टेंटली राइज करेगा हायर लेवल ऑफ अचीवमेंट। तो हम लोगों के क्या होना चाहिए कि आपस में ऐसी मतलब जो बात करते हैं, जैसे हम ब्रदरहुड की भी बात करते हैं, अगर हम लोग जो है आपस में बढ़ जाएंगे तो उस वजह से भी हमारा नेशन जो है ज्यादा तरक्की नहीं कर पाएगा। क्योंकि अगर हम रिलीजन के नाम पर ही लड़ते रहेंगे, रीजन के नाम पर ही लड़ते रहेंगे, लैंग्वेज के नाम पर भी लड़ते रहेंगे, तो ये सारी चीजें नहीं। तो ये बता रहा है कि हम लोगों को क्या करना चाहिए कि एक कलेक्टिव तरीके से पूरे एफर्ट्स लगाने चाहिए, जिसकी वजह से नेशन आपका क्या करेगा, अचीवमेंट को हासिल करेगा।
फिर मैंने बोला जितनी भी हमारी जो कल्चरल हेरिटेज साइट्स हैं, आपने देखा होगा हमारी कंट्री का क्या है, क्योंकि इंडिया को क्या माना जाता है, इंडिया जो है मल्टीकल्चरल, मल्टीलिंगुअल, मल्टीरिलीजियस कंट्री है ना। यहाँ पर आपने देखा होगा डिफरेंट डिफरेंट धर्म के लोग रहते हैं, डिफरेंट डिफरेंट भाषाएं बोलने वाले लोग रहते हैं, डिफरेंट डिफरेंट रीजन से लोग बिलोंग करते हैं। तो लेकिन ऐसा नहीं है, उसके बावजूद भी जैसे बड़ी बात जो बहुत सारी, अब जब हम आगे पढ़ेंगे जिसमें हम बात करेंगे सेंटर स्टेट रिलेशन की, वहां पर भी इन चीजों का सभी का जिक्र, जिसमें फेडरलिज्म की बात करते हैं, वहां पर बहुत ज्यादा बवाल हुआ है कि लैंग्वेज के नाम पर, रीजन के नाम पर आप हमें अलग से सेपरेट स्टेट दे दो। जैसे अभी भी चल रहा है, जैसे जम्मू में बोला जाता है डुगर लैंड, है ना, डोगरा प्रदेश, वो बोलते हैं कि भाई आपने जम्मू को सेपरेट कर दो किसके साथ, कश्मीर के साथ। अब जैसे कहने का जो मतलब डिमांड चल रही है ना, तो कहने का मतलब है कि हमारे कंट्रीज का जो भी कल्चर है, जो हमारा एक कल्चर है, उस कल्चर को हमने क्या करना है, प्रिजर्व करना है। जितनी भी हमारी जो हेरिटेज साइट्स हैं, जैसे आपने देखा होगा राजा महाराजाओं का, यहाँ पर आप अम्बाला में देख लीजिए, क्या नाम है तो हरिनिवास। हरिनिवास। हाँ, तो कहने का मतलब कुछ ऐसी चीजें आपको मिलेंगी। बाकी जो आप देख रहे हैं यहाँ पर सेक्रेटरीट के पास में, आपने देखा होगा जो जम्मू का नाम जिनके नाम से पड़ा है, राजा जम्बू लोचन, उनका नाम था जम्बू लोचन, बाद में आपका जम्मू हुआ। आपने देखना वहां पर जो है, अगर कभी कोई ध्यान से देखो, जो दीवार है वहां पर बकरी और शेर जो है साथ में तालाब में पानी पी रहे हैं, देखा आपने, कोई नोटिस किया? वो रणवेश्वर जो मंदिर है उसके साथ में देख लेना, वहां पर एक बकरी और वहां पर एक शेर जो है वो क्या करें, एक ही तालाब में पानी दे रहे हैं। वो क्या है, वो जम्मू की उस खासियत को दर्शाता है। वो ये बता रहा है कि जितनी भी जो हमारे हेरिटेज साइट्स हैं, या कुछ भी हमारी जो जितनी भी साइट्स हैं, उनको हमने क्या करना है, प्रिजर्व करना है। या किसी के नाम पर कुछ हमने कोई मूर्ति है या कुछ भी कोई स्टेचू है, तो आप अभी देख लेना रणवेश्वर मंदिर के साथ में जो सेक्रेटरी की वो दीवार है, वहां पर वो अभी भी लगा हुआ है, आप देख सकते हैं उसको। आप लोग तो जम्मू से आपने कभी देखा तो क्या देखा। तो कहने का मतलब है हम ये सारी चीजों को क्या करना है, प्रिजर्व करना है। लास्ट वाला जो है वो ये बोलता है कि ये हमारी, जैसे मैंने बताया कि लास्ट वाली जो अमेंडमेंट हुई थी 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2002, बड़ी बार पूछा जाता है कि लास्ट वाली अमेंडमेंट कब हुई है, 2002 में। उस अमेंडमेंट का क्या नाम था, 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2002। वो हमें क्या बात करती है, राइट टू एजुकेशन की बात करती है। जैसे आपका फंडामेंटल राइट्स में भी आता है, कौन सा आपका 21 जो किसकी बात करता है, राइट टू एजुकेशन की बात करता है। उसमें बताया गया है कि ये उन पेरेंट्स की ड्यूटी बनती है, स्पेशली 6 साल से लेकर 14 साल के बच्चे हैं, उन बच्चों को क्या करें, लिटरेट करें, उनको पढ़ाएं, जिसको आज की डेट में माना जाता है राइट टू एजुकेशन, जो कि कंपलसरी है, तो सबने पढ़ना ही पढ़ना है। आज की डेट में कोई गरीब है या अमीर है ऐसा कोई सिस्टम नहीं है, तो राइट टू एजुकेशन जो है कंपलसरी तरीके से प्रोवाइड की गई है, और ये हमारे इस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट में आई, कौन से 86 अमेंडमेंट। तो इसके साथ आपका फंडामेंटल ड्यूटीज और कल इसकी कुछ ऑब्जर्वेशन बताएंगे, उसमें ज़्यादा हमने नहीं पढ़ना है कि नेशनल ऑनर एक्ट को बचाने के लिए 1970 नेशनल फ्लैग और नेशनल एंथम को कोई अगर इंसल्ट करता है, उसको टॉर्न करता है, तो उसके लिए कुछ एक कमेटी का गठन किया गया था, उस कमेटी का नाम वर्मा कमेटी की